महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए बनाए गए अध्यादेश पर किए हस्ताक्षर। कैबिनेट ने कठोर कार्रवाई वाले अध्यादेश को लाने का किया था फैसला। हमलावरों के खिलाफ कैद से लेकर आर्थिक जुर्माने तक का किया गया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह अध्यादेश कोविड-19 योद्धाओं की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी किया परामर्श। स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। कोविड-19 संक्रमण के कारण मरने वाले कोरोना वॉरियर्स के अंतिम संस्कार में बाधा पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश। भारत में कोविड-19 के कुल 21,393 मामले, 4,257 मरीजों को इलाज के बाद मिली छुट्टी, 681 मरीजों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नेपाल संबंधों की ताकत को किया रेखांकित। नेपाल के प्रधानमंत्री ने आवश्यक दवाएं मुहैया कराने पर भारत का आभार किया व्यक्त। पीएम मोदी ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री से महामारी से उत्पन्न स्थिति पर की चर्चा। और डब्ल्यूएचओ ने कहा, बहुत से देशों में महामारी अभी शुरुआती दौर में। हालांकि दुनिया भर में कोविड-19 के मामलों ने 26 लाख का आंकड़ा किया पार। कोरोना वायरस की चपेट में आने से 1,83,000 लोगों की हुई मौत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन पर अस्थायी प्रतिबंध के आदेश पर किए हस्ताक्षर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और खबरों की शुरुआत करने से पहले एक अपील जो लगातार इस मंच के माध्यम से हम आपसे करते हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपका घर पर रहना यानी कि स्टे होम, स्टे सेफ, वो बहुत जरूरी है ताकि हम कोविड-19 की इस चेन को तोड़ने में कामयाबी हासिल कर पाए। और आइए रुक कर लेते हैं सभी खबरों का और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। देश भर में इस वायरस के संक्रमण के जो कुल मामले हैं वो 21,393 हैं, जिनमें से 16,454 सक्रिय मामले हैं। खास बात यह है कि इनमें से 4,257 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जबकि 681 मरीजों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि कोरोना के मामलों को नियंत्रण में रखा जाए। इस वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो जो सभी सुरक्षा मानदंड हैं उनको अपनाएं, जैसे कि मास्क लगाएं, फेस कवर से अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा का संज्ञान लेते हुए और गैर जमानती अपराध बनाए जाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महामारी आपदा अधिनियम 1857 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को अब मंजूरी दी थी। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसक कार्रवाई संज्ञेय और साथ साथ गैर जमानती अपराध माना जाएगा। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश में कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कोविड-19 से मुकाबले के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही निर्धारित किए गए 15,000 करोड़ रुपए को मंजूरी देने के साथ ही इस बैठक में सबसे अहम फैसला महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाना है। इस अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश पर हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून का रूप ले लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि ये सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 कोविड-19 के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ रहे एक एक चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह हमारे पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उनकी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा।
30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। कैबिनेट की इस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार सुबह नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टरों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उनकी सुरक्षा के बारे में डॉक्टरों की सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अमित शाह ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टरों के सभी मुद्दों और चिंताओं का बारीकी से संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। इस बीच मुरादाबाद में हमले का शिकार हुए डॉक्टर ने केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर खुशी जाहिर की है। सरकार ने शायद काफी लंबे समय से लोग ऐसा सोच भी रहे थे, मांग रहे थे, तो सरकार ने जो इस प्रकार का प्रावधान किया है या सरकार बहुत जल्दी इस प्रावधान को ला रही है तो एक अच्छा प्रावधान है। शायद तो जो लोग इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं वो भी सोचेंगे। बाद में गृह मंत्री के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर एक परामर्श जारी किया है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि कोरोना के योद्धाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि डॉक्टरों सहित सभी फ्रंटलाइन योद्धाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए राज्यों से कहा गया है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि कोरोना के संकट से लड़ रहे डॉक्टरों और अन्य कर्मियों की पूरी सुरक्षा की जाए। केंद्र ने राज्यों से जिला स्तर पर नोडल स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति करने को भी कहा है ताकि वो कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं के समाधान के लिए 24 घंटे उपलब्ध रह सकें। इसके साथ ही कोई घटना होने पर त्वरित कठोर कार्रवाई भी करे। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने आवश्यक दवा नेपाल भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। जवाब में पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत नेपाल संबंध न सिर्फ मजबूत हैं बल्कि बहुत गहरे भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर के साथ कोविड-19 महामारी पर टेलीफोन पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि अनेक वैश्विक मुद्दों पर भारत और आयरलैंड के समान उनकी सोच है, यानी कि दोनों की सोच में समानता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए दोनों देश स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री ने वराडकर से आयरलैंड को लेकर साफ तौर पर कहा कि संक्रमण से लड़ने में जो भारतीय मूल के डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं, उनके द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना भी की गई। पीएम मोदी ने आयरलैंड में मौजूद भारतीय नागरिकों की देखभाल और सहायता के लिए प्रधानमंत्री वराडकर को धन्यवाद दिया और भारत में आयरिश नागरिकों की इसी तरह की सुविधा देने का वायदा भी किया है। देश में कोरोना वायरस के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये उनकी तीसरी बातचीत होगी। देश में पहले 14 अप्रैल तक लॉकडाउन तक लागू किया गया था, लेकिन बाद में अभी इसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएम की राज्यों के सीएम के साथ पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 11 अप्रैल को हुई थी, जिसमें करीब 13 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। करीब 4 घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान पीएम ने लॉकडाउन के मामलों में राज्यों के सीएम से इस बात पर फीडबैक लिया था कि लॉकडाउन को खत्म किया जाना चाहिए या इसकी अवधि को बढ़ाना चाहिए। बातचीत में सभी सीएम्स ने लॉकडाउन को बढ़ाने की राय दी थी। वो इसी पक्ष में थे कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश भर में विभिन्न ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। दरअसल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत के विभिन्न जो पद अधिकारी हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ करेंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार किसी भी पत्रकार पर हमले की निंदा करती है। इस तरह की किसी भी घटना को अलोकतांत्रिक करार देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी शिकायत पर पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। किसी भी पत्रकार पर हमला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। ये लोकतंत्र का परिचायक नहीं है और लोग जो टॉलरेंस का उपदेश करते हैं वो इतनी इंटॉलरेंस कैसे बनते हैं, ये देखने लायक बात है। और इसलिए पत्रकारों पर हमले बिल्कुल नागवार है और इसके लिए अभी भी पुलिस कार्रवाई करती है और करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया कि अगर किसी फैक्ट्री में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने आता है तो उस फैक्ट्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। ये अफवाह है और बिल्कुल झूठी है। स्वीकृत क्षेत्रों में उद्योग बिना डरे फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि पर्याप्त सावधानियों के साथ उत्पादन कर सकते हैं। इन दिनों देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में लोग अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान करते हुए नजर आ रहे हैं। आप मोबाइल नंबर और भुगतान पते के जरिए आसानी से सीधा एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में भुगतान कर सकते हैं और राशि को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के बिल का भुगतान भी घर बैठे आसानी से किया जा सकता है। ऐसा ही एक ऐप है भीम ऐप, जिसके जरिए आप घर बैठे आसानी से कोई भी लेन देन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस लेन देन को बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। इन दिनों देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में लोग अपने घरों में रुके हुए हैं, अपने आसपास में खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी करते वक्त आप बहुत ही आसानी से डिजिटल भुगतान भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं आप डिजिटल भुगतान, इस पर हम दिखाते हैं आपको। मैं भी रोजाना भीम ऐप के जरिए अपना भुगतान करता हूं। मैं आज आपको पूरा दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम अपनी नगद लेन देन को और भी आसान बना सकते हैं इस भीम ऐप के जरिए। मैंने भीम ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीम ऐप आ गया है कि आप किसी को अगर भुगतान करना चाहते हैं किस तरह से भुगतान करें वो देख सकते हैं। अभी जिस तरह से मेरे को बिल भुगतान करना है तो मैं यहाँ पर बिल भुगतान करूँगा बहुत ही आसान तरीके से। अब इस भीम ऐप में मेरे को तमाम ऑप्शन दिए हैं, चाहे ब्रॉडबैंड का हो, केबल टीवी का हो, डीटीएच का हो, बिजली बिल जमा करना है वो भी आसानी कर सकता हूँ। फास्टैग की बात भी की गई है यहाँ पर। गैस का भुगतान भी कर सकता हूँ मैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकता हूँ, एलपीजी गैस का भुगतान, लैंडलाइन पोस्टपेड कर सकता हूँ, जीवन बीमा कर सकता हूँ, ऋण अदायगी, मोबाइल पोस्टपेड हैं वो भी कर सकते हैं। तो हम इसमें आज करते हैं सबसे पहले मोबाइल पोस्टपेड। यहाँ पर इसमें फिर तमाम ऑप्शन दिए हैं, जितनी भी कंपनियां हैं मोबाइल की वो सामने आ गई हैं। इसके अंदर मेरे पास क्योंकि एक एयरटेल भी यूज करता हूँ तो इसका पोस्टपेड बिल जमा करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना नंबर दर्ज कराऊँगा भुगतान के लिए। अब विवरण ये दिखा रहा है तो इन्होंने मेरे को दे दिया कि आपका 765 रुपये 82 पैसे अभी आपका बिल है और ये हालांकि मेरे को 6 मई तक पे करना है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा क्योंकि किस तरह से आसानी से यहाँ पर बिल भुगतान हो सकता है और लेन देन की जा सकती है, डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। ये मैंने भुगतान किया। अब इन्होंने मेरे से एंटर यूपीआई पिन मांगा। एक मैंने अपना पासवर्ड बनाया है 6 अंकों का, वो इसके अंदर मैं दर्ज कराऊंगा और इसको मैंने क्लिक कर दिया। अभी देखिए तुरंत चंद सेकंडों के अंदर आप देख सकते हैं बिल का भुगतान हो गया है। आप कहीं से कोई पैसा मंगाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से आपको पैसा मिल सकता है। किसी को आपको पैसे भेजने हैं तो यहाँ पर आप पैसे भेज सकते हैं। डिजिटल भुगतान क्रांति में जन सहभागिता के लिए आम आदमी को सशक्त बनाना। भीम ऐप वित्तीय लेन देन के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया एक मोबाइल ऐप है। तो ये था भीम ऐप। दुनिया भर में भी भीम ऐप की काफ़ी मांग बढ़ी है। अगर आपने भी अभी तक अपने मोबाइल के अंदर भीम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही भीम ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि इससे हमारी जो लेन देन है, नगद लेन देन की प्रक्रिया बहुत ही आसान बन जाती है। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
तो नगद लेन देन से अगर आप बचना चाहते हैं और आपने भीम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे डाउनलोड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं नगद लेन देन से भी हम कोविड-19 को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। तो आप इस ऐप का इस्तेमाल कीजिए। और वहीं कैसे इंटरनेट बैंकिंग जो है उसको लेकर भी हम तमाम तौर पर लेन देन कर सकते हैं या उसको लेकर क्या और अहम जानकारी है, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस या फिर डिजिटल लेन देन करना, चाहे बच्चों की फीस पे करनी हो या फिर आपको मर्चेंट को पे करना हो या फिर आपको किसी भी तरह का फंड ट्रांसफर करना हो, लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस करना प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भी जो सबसे सेफ एंड सिक्योर्ड मोड माना जाता है वो इंटरनेट बैंकिंग का माना जाता है, यानी कि नेट बैंकिंग का। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल्स एक तरह से देखे जा सकते हैं जिसमें हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो टूल है वो है नेफ्ट का, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसकी खासियत है कि इसमें किसी भी तरह का चार्ज आपको अतिरिक्त नहीं देना पड़ता। आरबीआई ने पहले ही इसके पर जो चार्जेस लगते थे उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर्ड मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें आप जो पैसे ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम बेसिस पर नहीं होते, वो आधे घंटे के बैचेस में ट्रांसफर होते हैं और इसमें किसी भी तरह की मिनिमम लिमिट नहीं होती है, यानी कि आप 1 रुपए तक का भी एनईएफटी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको बहुत तेजी से रियल टाइम बेसिस पर अगर फंड ट्रांसफर करना है, इमीडिएट बेसिस पर ट्रांसफर करना है, तो एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसको हम कहते हैं आईएमपीएस, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी खासियत है कि इसमें रियल टाइम बेसिस पे आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए तक की होती है, यानी कि आप 2 लाख रुपए तक अगर पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप आईएमपीएस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज या फिर जो व्यापारी वर्ग है जिस टूल का इस्तेमाल करता है उसको हम आरटीजीएस कहते हैं। आरटीजीएस का मतलब हो गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसकी खासियत है कि इसमें भी किसी तरह के फीस या चार्जेस नहीं होते, इसको वेव ऑफ कर दिया गया है। ये काफी फास्ट, यानी कि रियल टाइम बेसिस पे आरटीजीएस को माना जाता है क्योंकि रियल टाइम बेसिस में पैसे ट्रांसफर होते हैं। ये सिक्योर्ड मोड माना जाता है क्योंकि इसमें भी आपको बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है। हालांकि इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तक का एक तरह से ट्रांजैक्शन करना होता है, यानी कि आपको 2 लाख कम से कम ट्रांजैक्ट करना होगा, तभी आप आरटीजीएस पेमेंट का इस्तेमाल कर सकेंगे। कोशिश कीजिए कि जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें तो किसी भी रैंडम लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करने की कोशिश ना करें। जिस भी मर्चेंट को आप पे कर रहे हैं ये इंश्योर कर लीजिए कि वो एक वेरीफाइड मर्चेंट बैंकर है जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं। और जब भी पेमेंट करें ये इंश्योर कर लीजिए कि आप जब भी पेमेंट करें सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि आरटीजीएस, नेफ्ट या आईएमपीएस के माध्यम से करें, ताकि आपका जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो एकदम सेफ और सिक्योर्ड रह सके। अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Myth: pets at home spread COVID-19. At present, there is no evidence that companion animals or pets, such as cats or dogs, can be infected with the new coronavirus. However, it is always a good idea to wash your hands with soap and water after contact with pets. Myth: vaccines against pneumonia protect you against the new coronavirus. No. Vaccines against pneumonia do not provide protection against the new coronavirus. The virus is so new and different that it needs its own vaccine. Myth: rinsing your nose with saline will help prevent infection with the new coronavirus. No, there is no evidence to prove that rinsing your nose with saline can protect you from the new coronavirus. Myth: eating garlic can help prevent infection with the new coronavirus. Garlic is a healthy food that may have some antimicrobial properties. However, there is no evidence from the current outbreak that eating garlic has protected people from the new coronavirus. गेहूं की कटाई, आलू की खुदाई और गन्ने की छटाई करते ये किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए काम कर रहे हैं। इन्हें भी मालूम है कि कोरोना से लड़ना है तो दूरी बनाकर रखनी ही होगी।
गांव में हम कपड़े से गमछे से मुंह ढक के अपना सुरक्षा रखते हैं और जो मजदूर लोग हैं वो भी कपड़े से मुंह बांध के 1-1.5 मीटर की दूरी पे बैठ के काम कर रहे हैं और जो गाइडलाइन सरकार ने हमें दी हैं उनके अनुसार पूरा काम किया जा रहा है और सरकार का जो भी आदेश है उसका पालन किया जा रहा है। गन्ने की छिलाई चल रही है और हम आपस में बहुत दूरी रखते हैं, डिस्टेंस बना के रखते हैं और कोरोना के ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हम चाहते हैं कि मोदी जी जितना हमारे वो कर रहे हैं हम भी उनका उतना ही साथ दें। किसान की फसल काटने बोने का एक अनिश्चित समय होता है, इसलिए सरकार ने किसानों को खेतों में काम करने की छूट दी है। ऐसे में किसान न सिर्फ दूरी बनाकर रखते हैं बल्कि साफ सफाई, हाथों को धोना, मुंह पर गमछा पहनना, यहाँ तक कि सैनिटाइजर का उपयोग भी कर रहे हैं। ये किसान न सिर्फ खेतों में बल्कि अपने घरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। किसान इस बात के लिए भी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि किसानों को खेती करने की न सिर्फ छूट दी है बल्कि सरकार उनकी फसल की भी खरीद कर रही है। शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में अगर हम देखें तो लॉकडाउन का ज्यादा पालन किया जाता है। जो एक शर्तें रखी गई हैं कि इन शर्तों के तहत ही किसान काम कर सकते हैं, उसका किसी भी तरीके से कोई उल्लंघन किसान करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस कोरोना लड़ाई से लड़ने में, इसको दूर भगाने में किसान भी अपना सहयोग दे रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से। मेरी सहयोगी संगीता श्रीवास्तव के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, मेरठ। और कोरोना के कारण देश भर में हुए लॉकडाउन के दौर में लोगों को मुफ्त राशन और उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलने से काफी राहत मिली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। हमको आज राशन मिला है जो हर एक आदमी के लिए 5-5 किलो मोदी सरकार दे रही है। आज मेरे घर में 5 लोग हैं, हमको 25 किलो राशन मिला है। तो हम इसे एक महीने से मार्केट तो पूरा ठप है और उसमें कुछ हमको तरकारी वगैरह कुछ मिल रहा नहीं है। पहले हमको मिलता था राशन, वो पैसे लेकर मिलता था। जो इस बार मिला है हमको जो फ्री मिला है और मोदी सरकार के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं उनके लिए। उज्ज्वला गैस हमको मिला है, इसकी हमको बहुत खुशी है। और हमको अब तो कारोबार है नहीं, कुछ 1 महीना 1.5 महीने से कारोबार है ना, कुछ भी ना। तो अच्छा करे मोदी सरकार ने कि हमको अब 3 महीने का गैस फ्री मिला है। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी उनका कि उन्होंने हमको ऐसा गैस दिया है कि हमको बहुत बड़ी मुश्किल से इस अदा कर दिया है। क्योंकि हम कुछ भी हुआ तो इंसान घर में चीज़ ला सकता, पर एक गैस हुआ तो अब हमको कैसा चलाना पड़ता था चूल्हे पे कैसा भी। पर ये भी दिया है उन्होंने अच्छा कि राशन के साथ सब कुछ हमको गैस भी फ्री दे दिया है। बहुत अच्छे कर उन्होंने। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने लोगों से अपील की कि इस रमजान लोग घरों में रहकर ही इबादत करें। कोरोना महामारी को देखते हुए उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है। हुकूमत हिंद की तरफ से कोरोना वायरस के हवाले से जो हिदायत मुसलसल आ रही हैं, अगर हम इस पर पूरी तरह अमल करें तो इस वायरस को जल्द ख़त्म करने में हम कामयाब हो सकते हैं। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और रमज़ान मुबारक के ताल्लुक से उलमा की शरई राय मुल्क के सामने आ चुकी है कि 5 वक्ता नमाजें और तरावी घरों में ही पढ़नी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना निहायत ज़रूरी है। एक दूसरे से दूरी और दीगर हिदायत पर अमल करके हम अपने आप को, अपने ख़ानदान और समाज को इस मौलिक बीमारी से बचा सकते हैं। और अब बात अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाहरी लोगों के अमेरिका में बसने पर अस्थायी रोक लगा दी। ट्रंप ने कल उस आदेश पर दस्तखत कर दिए जिसके मुताबिक कुछ विदेशी नागरिकों को अमेरिका में बसने पर अस्थायी रूप से रोक लग जाएगी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस संकट के समय में अमेरिकी लोगों के हितों को देखते हुए ये फैसला किया। फिलहाल ये आदेश 60 दिनों के लिए लागू रहेगा, जिसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी और हो सकता है कि उसके बाद भी इसे बढ़ा दिया जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि अर्थव्यवस्था के फिर से शुरू होने के बाद नौकरियों में अमेरिकी नागरिकों को सबसे पहले प्राथमिकता मिले। उन्होंने ये भी कहा कि इससे कोरोना से पीड़ित अमेरिकी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी और बेहतर होंगी। और अब बुलेटिन के अंत में एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि कोरोना वॉरियर्स को किस तरह से नमन किया जाता है। फिलहाल समाचारों में दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं।
हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं, पर आज देश की कोरोना से लड़ाई है और हमारा हौसला ही तो इस जंग का सिपाही है। कोई कुछ भी कह ले या कर ले कुछ भी, हम खुद से पहले अपना देश बचाने आए हैं। इस रणभूमि में शायद सांस हमारी भी टूटेगी, पर तुम्हारे प्राण बचाने को हम खुद को निछावर करने आए हैं। वार सभी हम सह लेंगे, पर हार नहीं हम मानेंगे। इस अंधियारे से हम जीतेंगे, फिर देश को रोशन कर देंगे। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं, हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। आइए करें उन्हें नमन जिनके लिए सबसे पहले है वतन।